नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट या आप कह सकते हैं बिजनेस फाइनेंस, दोनों एक ही सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर में उपलब्ध करा रहा हूं। क्वेश्चन पेपर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूं। इसी के बेस पर आपको तैयार करना है। मैं दावा करता हूं, न्यूमेरिकल का तो दावा मैं नहीं कर सकता क्योंकि न्यूमेरिकल में अंक वगैरह बदलते रहते हैं। थ्योरी इसी पेपर में से कम 70 नंबर 80 नंबर इसी में से आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप कोचिंग पढ़ना चाहेंगे, कोचिंग नाम मात्र के शुल्क में बेहतरीन कोचिंग बीकॉम एमकॉम के किसी भी सब्जेक्ट की, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेंगे। हो सकता है आपको क्लास मिले और बेहतर ढंग से मिले। उतनी अच्छी क्लास मैं गारंटी देता हूं ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन लाइन से करवाता हूं। कहा गया है क्वेश्चन पेपर आपके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने बता दिया बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई अंतर नहीं है। बुक ले लेना, दोनों का चैप्टर मिला लेना, वही चैप्टर, नाम बदल दिया गया है किसी विश्वविद्यालय में बस। कहा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। खंड आ कहा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में होना चाहिए। 50 मार्क। 50 शब्द का मतलब क्या होता है कि 4 से 5 लाइन जो आपको कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में पेज शायद 28 होगा, याद रखिएगा। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो। और उस कॉपी में आपको एक पेज में 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे इसका। और 50 शब्द से ज़्यादा मत लिखिएगा। आता रहे, बहुत आता रहे आपको, लेकिन 50 शब्द से ज़्यादा कभी कतई किसी भी कंडीशन पर मत लिखिएगा, क्योंकि लिख देंगे तो समय बर्बाद होगा और नंबर तो आपको उतना ही मिलना है। 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 5 नंबर का है तो 5 नंबर, 3 नंबर का है तो 3 नंबर, वो आपके पेपर में कहाँ रहेगा। आप ये जानिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है। कहता है वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य, पहला नंबर क्वेश्चन लिखना है और लाइन से लिखना है। क्वेश्चन ना आता रहे तब भी उसका उत्तर लिखना है, गलत लिखना है, लेकिन लाइन से लिखना है, आगे पीछे मत करिएगा। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य कौन से हैं? दूसरा है वित्तीय प्रबंधन का लक्ष्य मात्र लाभ अधिकतम करना नहीं हो सकता, चर्चा करिए। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। कहता है मुद्रा के समय मूल्य का वर्णन कीजिए। मुद्रा के समय मूल्य का वर्णन कीजिए। अलग अलग समय पर मुद्रा का अलग अलग मूल्य होता है। कैसे? यही मार्कर कभी 15 रुपए में हो सकता है मिल जाए, हो सकता है यही 20 रुपए मिल जाए, हो सकता है 25 रुपए मिल जाए। जब 15 रुपए में मिलेगा तो इसका मतलब है कि मुद्रा की कीमत ज़्यादा है। जब 20 में मिलेगा तो इसका मतलब मुद्रा की कीमत कम है, क्योंकि पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। मुद्रा की कीमत कम होगी, पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो सामान की वैल्यू बढ़े और पैसे की वैल्यू, पैसा ज़्यादा देना पड़े, कम सामान के लिए पैसा ज़्यादा देना पड़े, इसका मतलब होता है कि मुद्रा की वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। अगला है पूंजी समभाजन से आपका क्या आशय है। पूंजी समभाजन के बारे में बताना है। कहता है जोखिम लाभ विनिमय, 5वां नंबर देखो, जोखिम लाभ विनिमय में वित्तीय प्रबंध की क्या भूमिका है। अगला है अनुकूलतम पूंजी ढांचा। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पूंजी वाला हो गया, सब लगभग हैं। 6ठा नंबर तो पक्का पूछा जाता है और पहला नंबर पक्का पूछा जाता है। अगला है फैक्ट्री सेवाओं, ब्रैकेट में दलाली से आप क्या समझते हैं।
फैक्टरिंग सेवाओं, हम फैक्ट्री बढ़ रहे हैं, फैक्टरिंग सेवाओं दलाली से क्या से, दलाली के बारे में आप लिख देंगे। क्रेता और विक्रेता को मिलाने का काम करता है, क्रेता की तरफ से कुछ कमीशन सेट होता है, विक्रेता की तरफ से कुछ कमीशन सेट होता है, वही होता है दलाली। और क्या, दलाली कोई खराब नहीं होता, बिना दलाली के कोई भी काम नहीं होता आजकल। कहता है लाभांशों में स्थिरता क्या क्या उद्देश्य है? स्थिरता का मतलब लाभांश स्थिर हो, फिक्स हो जाए, ना तो बढ़े ना तो घटे। विभिन्न प्रकार की लाभांश नीति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको आप कितने मैंने प्रश्न बताए? 9 प्रश्न। ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं अगले पेज पे। इसको टिक इसलिए लगाया है, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन को एडिट करूँगा, जब इसको उसमें लगाऊंगा वीडियो में, जो आप प्रिंट देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हमें आसानी पड़ेगी, हमें याद रहेगा कि इतने पर ही हमें लगाना है अगला वाला पेज। ठीक है, कार्यशील पूंजी के वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों की चर्चा करिए। 10वां नंबर है कार्यशील पूंजी के विश्लेषण, वित्त पोषण। भाई कार्यशील पूंजी हर साल पूछा जाता है पेपर में, यहाँ पर मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे आएगा, पेपर कैसे होता है। अगला है खंडवा, कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में होना चाहिए। 200 भले कहा रहे, पहली बात तो खंड खा डाल लीजिएगा, खंड बा डाल दीजिएगा। 200 कहा है तो भाई 200 के आधार पे लिखो आप, 300 कहा है तो 300 लिखो, जो आपके पेपर में कहा रहेगा। 100 कहा है तो 100 लिखो, 100 कहा है तो 1 पेज, 200 कहा है 2 पेज, 300 कहा है 3 पेज, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कहता है दूसरा, वित्तीय प्रबंधन के निर्णय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजनेस फाइनेंस आप पढ़ रहे हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ रहे, दोनों सब्जेक्ट एक ही है, तो जो चैप्टर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से 20 नंबर कम से कम पूछा जाएगा। अब आप देख लीजिए कैसे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से है, शॉर्ट टाइप वाले में पीछे मिला लीजिएगा, और मान लीजिए दो नंबर मान लीजिए तो 4 नंबर हो गया, 5 नंबर मान लीजिए तो 10 नंबर हो गया, और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दूसरा नंबर, ये भी 10 नंबर का है, ये तो इकट्ठे 10 नंबर का है, तो 20 नंबर मैंने बताया ना। जोखिम लाभ विनिमय, ध्यान दीजिएगा, जोखिम लाभ विनिमय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्तीय प्रबंधन की क्या भूमिका होती है, पूछा गया आपके सामने, वित्तीय निर्णय में इसकी भूमिका बताइए। तो ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हमारा जो काम है हम उपलब्ध करा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की पूंजी की लागत के बारे में बताइए। बहुत आसान चैप्टर है, पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई पूंजी की लागत होती है पूर्वाधिकार अंश के संबंध में, ऋण पत्र के संबंध में, समतांश के संबंध में, तो आपको लगाना पड़ेगा। पूंजी की भारांकित औसत लागत की गणना कैसे की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। अगला है पूंजी बजटिंग की परिभाषा दीजिए, पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। पूंजी बजटिंग में किस प्रकार की जोखिम अनिश्चितता सम्मिलित रहती है, उसे नियंत्रित कैसे किया जाता है। पूंजी बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत। अब देखो पूंजी की लागत वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो 5वां नंबर आपके सामने है, एक अंश का बाजार मूल्य 125 रुपया, कंपनी प्रति अंश 5 रुपया लाभांश देने की योजना बनाती है। लाभांश में 8% वृद्धि होने की संभावना है, अंश पूंजी की लागत की गणना करिए। देख लीजिए भाई, अब आपके सामने है सब कुछ, पूरा मैटर आपके सामने है, पूरा टॉपिक आपके सामने है, और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बताया। देखो एक इसमें पूछा था, कहाँ पूछा है, पूंजी की लागत के बारे में, तीसरा और 5वां। अब आप मिला लीजिए 10-10 नंबर मानो तो 20 नंबर का आता है। तो 2 3 4 चैप्टर अगर आप तैयार रहे तब वो आपका अच्छा अंक मिल जाएगा पेपर में। अगला कहता है दो कंपनियों का विवरण दिया गया है, आपको परिचालन उत्तोलक विभिन्न लाभ दोनों कंपनियों के कुल लाभ की गणना करनी है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखो फिर टिक कर देते हैं, अगला पेज आ गया ना, नेक्स्ट पेज। कहते हैं अपर्याप्त कार्यशील पूंजी के बारे में पेपर बहुत पूछा जाता है, वर्किंग कैपिटल के बारे में।
अगला कहता है कार्यशील पूंजी प्रबंधन क्या है, इष्टतम पूंजी बनाए रखने की जरूरत क्यों है। कार्यशील पूंजी देखो कई क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे में पूछा गया है एक क्वेश्चन, शायद छोटे में नहीं, हाँ पूछा गया है। उसके बाद कार्यशील पूंजी के बारे में बड़े में भी पूछा गया है। तो कुल मिला के 10-15 नंबर हो गया है यहीं पर। अगर देखा जाए तो अथवा वाला और वो भी मिला दिया जाए 22 नंबर 25 नंबर का हो जाएगा। खंड सा में आइए, कहता है भले इसमें 2 प्रश्न करिए, लेकिन आपको प्रश्न पर नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान देना कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, कहता है किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य होता है वित्तीय प्रबंधन द्वारा अधिकतम लाभ कमाना, धन संपदा अधिकतम करने के उद्देश्य पर विस्तार। देखो पूंजी क्या पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरी है। तो जब आप पहला ही चैप्टर तैयार किए रहेंगे तभी भी कितना मिल गया, 30 उस नंबर का मिल गया, 30-35 नंबर का, 500 शब्द गहरा लिखने के लिए। अगला क्या कहता है 8वां, पूंजी बजटिंग की एनपीवी IRR विधियों का वर्णन कीजिए। दोनों में कौन सी विधि बेहतर मानी जाती है, बताइए, टिप्पणी करिए। लीवरेज क्या है, विभिन्न प्रकार के लीवरेज पर चर्चा करिए। लीवरेज क्या है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। पूंजी ढांचा क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन। लाभांश से आप क्या समझते हैं, लाभांश से संबंधित भी क्वेश्चन देखो पूछा गया 2-2 3-3 बार। तो ये जान लीजिए, यदि आप तैयार किए रहेंगे अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप बहुत आगे जाएंगे और अच्छा नंबर भी मिलेगा। नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं जिसमें जीएसटी पूछा जाना है, जीएसटी का पेपर है, तो पूरी वीडियो को आप देखिएगा, कभी भी पेपर आपको देना होगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के बदले सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन मतलब घंटे वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। यदि आपको जीएसटी की कोचिंग पढ़ना हो तो नाम मात्र के शुल्क में पूरी की पूरी क्लास हमारे पास उपलब्ध है, क्लास भी आप ले सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए। आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, आप कह सकते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन पेपर कैसे होता है उसको बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से। वो आपकी इच्छा पर है, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तैयार कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा। कहता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम्स एक्ट, ठीक है, माल एवं सेवा कर, जीएसटी और कस्टम दोनों है इसमें। कहता है नोट, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। जो भी आपके पेपर में कहा रहेगा, निर्देश दिया रहता है, सब करने के लिए कहा रहेगा तो सब कर देना है, 2 करने के लिए कहा रहेगा तो 2 कर देना है, 3 करने के लिए कहा रहेगा तो 3, 4, 5 जो भी कहा रहेगा सब करना है आपको। खंड आ में कहता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 आपके पेपर में 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। पेपर में कहा रहेगा उसको पेपर में समझिएगा, क्योंकि पैटर्न बदलता रहता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलते। ठीक है, पैटर्न बदलता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलते। ठीक है, आपको ध्यान देना है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में होना चाहिए। जैसे कहा गया 50 शब्द ना, तो 50 कहा गया तो 85 शब्द लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 50 कहा गया 100 लिख देते हैं, 100 कहा गया 50 लिख देते हैं, होते हैं स्टूडेंट। लेकिन आपको, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो 50 कहा गया है तो आपको 85 लिखना है, 51 लिख देना है, 49 लिख देना है, 48 लिख देना है, 45 लिख देना है, लेकिन 100 शब्द नहीं लिखना है, 60 नहीं लिखना है। क्योंकि अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2 नंबर में ही चेक होगा आपका क्वेश्चन। चाहे आप उसको 10 पेज लिख दें,
ठीक है, 50 का है तो 50, 60 का है तो 60, 45 का है तो 45, 70 का है तो 70, जो कहा रहेगा। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है जैसे आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पेपर देंगे तो पहला क्वेश्चन कहता है माल और सेवा कर क्या है, यानी कि जीएसटी क्या है, माल और सेवा कर क्या है। आपको आगे ध्यान देना है, माल एवं सेवा कर 50 शब्द आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ उत्तर नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ केवल क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे आपको पेपर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा कहता है सामान्यतः माल की पूर्ति का समय क्या होता है। सामान्यतः माल की पूर्ति का समय क्या होता है, 50 शब्द में माल की पूर्ति हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके पहले वाले में माल और सेवा कर हेडिंग डाल दीजिएगा काले स्केच से। इसकी क्लास में पूरा का पूरा बताया गया है, इसकी वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहता हूं। अगला बताइए, पेट्रोलियम पदार्थ कर मुक्त है अथवा कर योग्य माल है। बताइए, पेट्रोलियम पदार्थ कर मुक्त है मतलब जीएसटी के दायरे से इसको बाहर रखा गया। पहली बात तो टैक्स तो लगता ही है और सरकार इस पर भारी मात्रा में टैक्स लेती है। जीएसटी के स्लैब से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि जीएसटी की जो मैक्सिमम सीमा है, अधिकतम सीमा है, उतना टैक्स सरकार अगर लगाए तब भी सरकार को पैसे की कमी पड़ेगी। इसीलिए जीएसटी को, जो हम लोग खाना बनाने के लिए गैस होता है, इसको जो नशे की गोलियां होती हैं, अफीम, चरस, गांजा, दारू, शराब, ठीक है, बियर, इस सबको स्लैब से बाहर रखा गया है। सरकार इससे बहुत पैसा कमाती है। ठीक है, ठीक है। आगे कहा गया है जीएसटी के अधीन पंजीकरण कराने की समय सीमा क्या है, मतलब कितने समय के अंदर पंजीकरण कराया जाता है, कब आवेदन दिया जाता है, कब डिटेल दी जाती है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अगला है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो यहाँ पर मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं, केवल आप समझिए, हेडिंग डाल लीजिएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला कहता है अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कौन उत्तरदायी है। अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कौन उत्तरदायी है। अगला कहता है जीएसटी के अधीन ब्याज संबंधी क्या प्रावधान है। जीएसटी के अधीन ब्याज संबंधी, ब्याज लेने देने से संबंधित ब्याज जो लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के यहाँ, अगर आप जीएसटी नहीं जमा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जीएसटी पर ब्याज लगा देती है, बकाया जीएसटी पर, क्या नियम है। ठीक है, अग्रिम नियमन प्राधिकरण की संरचना क्या है। अग्रिम नियमन प्राधिकरण की संरचना क्या है, इसके बारे में भी आपको गौर से, ध्यान से, शालीनता से जवाब देना है। ठीक है, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 के अनुसार तटीय माल और सीमा शुल्क क्षेत्र शब्दों की व्याख्या करिए है। परिभाषा, तटीय माल क्या होता है, सीमा शुल्क क्षेत्र में जो शब्द यूज होते हैं उनकी व्याख्या करनी है। दोहरा जीएसटी क्यों आवश्यक है। जीएसटी दोहरा होता है, एक केंद्र का होता है, एक राज्य का भी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन सारी चीजों को दिखाना पड़ेगा आपको। तो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, लेकिन थोड़ा कठिन भी माना जाता है क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ नहीं। अगला कहता है खंड बा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में हो। ध्यान देना है आपको, खंड बा में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपके पेपर में 2 कहा रहे, सभी कहा रहे, वो बात अलग है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इन्हीं को ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएंगे पेपर में। कहता है जीएसटी परिषद की संरचना और कार्यों को समझाइए। जीएसटी परिषद की संरचना क्या है और उसके कार्यों को भी आपको समझाना है। ठीक है, अथवा जीएसटी के तहत पंजीकरण के प्रकार बताइए, उनको विस्तार से समझाइए। ठीक है, ठीक है।
आपको आगे ध्यान देना है। संयुक्त पूर्ति क्या है? तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त पूर्ति क्या है? ऐसे मामले बताइए आप, कर निर्धारण का किस प्रकार क्रिया किया जाता है? ऐसे मामले में कर निर्धारण में किस प्रकार क्रिया की जाता है? आपको ध्यान देना है आगे। ABC लिमिटेड थोक विक्रेता के एक पावर डील कहता है, फिर समझ लीजिए, ABC लिमिटेड एक थोक विक्रेता के एक पावर ड्रिल TDR लिमिटेड नामक फुटकर विक्रेता को 4,000 रुपये में 1% कटौती के साथ विक्रय किया। मतलब कि ABC कंपनी का नाम है, ने थोक विक्रेता को, लिमिटेड ने TRD लिमिटेड को, फुटकर विक्रेता है, थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 4,000 रुपये का माल भेजा 1% कटौती पर। ABC लिमिटेड उसकी पैकिंग पर 150 रुपया व्यय किए। शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1% अतिरिक्त कटौती TDR लिमिटेड को मान्य थी। 7 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाता है तो कटौती के पश्चात कुल लागत CGST SGST दोनों पर 9% समान मानी जाएगी। बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लेना आपको। आपको ध्यान देना है। चौथा कहता है, करदाता को किस प्रकार के रिफंड उपलब्ध हैं, उनका वर्णन कीजिए। करदाता को किस प्रकार के रिफंड उपलब्ध हैं, उनका आपको वर्णन करना है। उसके बाद कहता है अथवा, मान लीजिए करदाता के कितने प्रकार का रिफंड उपलब्ध है उसको आप नहीं बता सकते हैं, तो अथवा आपको लिखना है संक्षेप में GST के उद्देश्य और लाभ आपको बताना है। संक्षेप में GST के उद्देश्य और लाभ आपको बताना है। बहुत आसान है, ठीक है। तो GST का उद्देश्य क्या है, लाभ आपका क्या है। पांचवा, कर की वसूली की क्या रीतियां हैं? कर की वसूली की सरकार की कौन कौन सी रीतियां हैं, अथवा कौन से आदेश हैं जिनके विरुद्ध ट्रिब्यूनल में अपील प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे करदाता होता है, टैक्स देने वाला है, कौन कौन से आदेश अगर उसको मिल जाए तो उस पर ट्रिब्यूनल में वाद विवाद प्रस्तुत कर दिया जाए। अगला छठा है, सीमा शुल्क से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सीमा शुल्क की प्रकृति लिखिए और प्रकार लिखिए। सीमा शुल्क से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सीमा शुल्क, मान लीजिए वाला नहीं आ रहा, GST वसूली एवं संग्रहण संबंधी प्रावधान आपको लिख देना है। इतना हो गया। अब आते हैं खंड सा में, कहता है 500 शब्द में लिखना है। देखो भाई, 500 शब्द में अगर आपको लिखने के लिए कह रहा है तो 500 शब्द में नहीं आ रहा है तो 500 शब्द में मत लिखिए, 400 में लिख दीजिए, लेकिन लिखना पड़ेगा। जितने शब्दों में कहा है उतने में लिखना पड़ेगा आपको, तभी कॉपी आपकी भरेगी। निम्नांकित सूचनाओं में से रुपेश इंटरप्राइजेस के लिए स्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना करिए। कह रहे हैं, अपंजीकृत व्यक्तियों से माल क्रय किया 30,000 रुपए का, पंजीकृत व्यक्ति से माल क्रय किया, उसने कर चुकाया 98,000 रुपए का। अपंजीकृत से माल खरीदे हैं 30,000 रुपए का, पंजीकृत से खरीदे हैं तो 98,000 का। आवक प्रदाय जिसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हुआ 33,700 रुपए का। विक्रय के लिए कार का क्रय किया, मतलब विक्रय प्रबंधक के लिए कार खरीदा है 52,000 रुपए का। वैध बीजक के अधीन माल क्रय किया है, पूर्तिकर्ता ने कर नहीं चुकाया 47,000 रुपए का। तो इसमें क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको निकालना है। किन परिस्थितियों में पंजीयन निरस्त किया जा सकता है? ऐसा निरस्तीकरण किस प्रकार खंडित किया जा सकता है, ये चीज आपको बताना है। पंजीकरण कब निरस्त किया जाएगा, ठीक है, खंडित कब किया जाएगा। और 9वां कहता है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। इसमें 2 ही करना है। देखो, जैसे 2 करना हो, 3 करना हो तो आपके पेपर में कहाँ रहेगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी, संरक्षण शुल्क, बचावात्मक शुल्क, निर्यात शुल्क, शुल्क योग्य माल, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। 10वां है, GST विधान के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित विवरणिका क्या है। अगला है,
मेरिसर्स रेमन एंड कंपनी ने 2,80,000 में माल क्रय किया है। ठीक है। स्थानीय क्रेताओं ने 3,50,000 रुपए का माल, राज्य के बाहर 1,00,000 रुपए का माल, उन्होंने 10,000 रुपया टेलीफोन बिल चुकाया है। स्थानीय स्रोत से 22,000 रुपए का एयर कंडीशनर खरीदा है। 9% CGST, 9% SGST, शुद्ध देय GST की गणना करनी है। आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही GST के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। इसे पूरा आप तैयार कर लेंगे। इस वीडियो के बाद और भी वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपको पता लगेगा क्वेश्चन पेपर कैसे